हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के हम लोग क्वेश्चनों को, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा है किसी दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध क्या है। तो देखिए किसी भी दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध क्या होता है कि f बराबर होता है r/2। कहने का मतलब है दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या आप बोल सकते हो r बराबर होता है 2 × f। तो विकल्प में देखेंगे तो यहां पर देखो पहला विकल्प लिखा हुआ है r बराबर f/2, गलत है क्योंकि r बराबर होता है 2f। दूसरा विकल्प 3r लिखा है, गलत है। तीसरे विकल्प में आएंगे तो लिखा है f बराबर r/2, यानी कि यहां पर यह विकल्प सी नंबर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे में। देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरे सवाल की यदि बात करते हैं तो दूसरा सवाल लिखा हुआ है किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहां होगा। देखो इस सवाल को हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं। पहली बात तो ये कि कोई अवतल दर्पण है और आपको पता है कि अवतल दर्पण पर जब वस्तु को रखते हैं तो इसके अलग अलग स्थान पर प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर और कह रहा वस्तु को रखा गया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसका मतलब है वस्तु को दोगुनी दूरी पर रखा है, इसका मतलब r पर रखा हुआ या वक्रता केंद्र पर। तो जब वक्रता केंद्र पर रखा है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है अवतल दर्पण में। अब यदि आपको क्या करना है, आपको इसको सवाल को सूत्र के सहायता से लगाना है। तो देखो सूत्रों का जब प्रयोग करते हैं तो सदैव हम लोग चिन्ह सहित रखते हैं। मान यह फोकस दूरी दी गई है, फोकस दूरी अवतल दर्पण की है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होगी। वस्तु को सदैव दर्पण के सामने रखते हैं और यदि वस्तु को सदैव दर्पण के सामने रखेंगे तो आपको बताया था कि यदि हम क्या करते हैं ध्रुव के बाईं ओर जाते हैं तो निगेटिव लेते हैं मान, और ध्रुव के दाईं ओर आते हैं तो पॉजिटिव। तो यहां पर u भी निगेटिव हो जाएगा। अब हम सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखिए v निकालना है तो u इस तरफ आ जाएगा तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब f का मान है 10, माइनस का है -1/u का मान है 20। अब लेकिन यह u का मान कैसा, माइनस का 20 है तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 20। यहां 10 दूनी 20, 2 बार गया तो माइनस का 2 आ गया और प्लस का 1, और -2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा। इसका मतलब है v बराबर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है, फोकस दूरी f है तो इससे दोगुने पर रखी है तो दोगुने पर ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यहां विकल्प की बात करेंगे तो विकल्प में देखो लिखा हुआ है विकल्प नंबर डी में दर्पण के वक्रता केंद्र C पर प्राप्त होगा। तो यहां पर विकल्प नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरे पर। देखो तीसरा सवाल क्या कह रहा है। यदि तीसरे सवाल की बात करें तो तीसरे सवाल में लिखा है वस्तु की अपेक्षा बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण। देखिए दर्पण में 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। कहने का मतलब हमारा यह है कि दर्पण हमारे 2 होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। और आपको बताया था कि उत्तल दर्पण से केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण से आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के बनते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण की खासियत होती है कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो आभासी तो प्राप्त होता है लेकिन छोटा भी प्राप्त होता है। कहने का मतलब है उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी और छोटा प्राप्त होता है। अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण से आभासी और वास्तविक दोनों बनते हैं, लेकिन यदि आभासी बनेगा तो वह बड़ा बनता है। अब यदि हम कहें समतल दर्पण की बात करें तो देखो समतल दर्पण में यदि आभासी बन रहा है तो वह सदैव बराबर बनेगा। कहने का मतलब है उत्तल दर्पण होगा तो आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और यदि समतल दर्पण है तो समतल दर्पण पर आभासी और बराबर बनता है,
और अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी तथा वस्तु से बड़ा। तो हमसे पूछा गया है आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो यहां पर आंसर कौन सा होगा? अवतल दर्पण। तो विकल्प नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर अगले पर। सवाल नंबर देखिए चौथा क्या कह रहा है। यदि चौथे सवाल की बात करें तो लिखा है देखो, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। देखो उत्तल दर्पण है और आपको बताया गया है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव और अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है नेगेटिव। तो यहां पे उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। कह रहा एक वस्तु को दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। अब वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, अब प्लस ले या माइनस? तो देखो दर्पण के सामने वस्तु को रखते हैं और जब दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे तो ध्रुव से बाईं ओर होगा वस्तु, और यदि वस्तु दर्पण से या कहा जाए ध्रुव से बाईं ओर है तो यह कैसा आएगा? निगेटिव। आपसे पूछा गया है बताइए प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आपको सूत्र लगाना है। दर्पण के लिए होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखो 1/f का मान दिया गया है, कितना दिया गया? 1/20 रख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं 1/20 बराबर v का मान बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है तो v का मान हमें ज्ञात करना है, माइनस u की बात करें तो u का मान दिया गया है 1/20, लेकिन यहां पर अगर हम लोग यहां ध्यान दें तो यह लिखा हुआ है दर्पण के सामने, और सामने की जब बात होगी तो यहां पर यह मान कैसा आ जाएगा? निगेटिव। अब देखो यहां पर होता है प्लस और यह मान आएगा निगेटिव, तो यह मान कैसा हो जाएगा? प्लस माइनस, यहां आ जाएगा माइनस का। अब यह जो माइनस है इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, तो 1/v यदि ज्ञात करना चाहते तो हो जाएगा 1/20, और माइनस का यह इस तरफ आया तो प्लस हो गया 1/20, यानी कि 2/20, और इसी को हम लिख सकते हैं 1/10। अब 1/10 जो आया है वह पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे होगा, और कितनी दूरी पर? तो यदि हम इसे v बराबर लिखना चाहें तो देखो 1/v बराबर आया 1/10, तो v बराबर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे कि दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यहां पर विकल्प नंबर बी में दिया गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यह विकल्प नंबर बी क्या होगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर अगले पर। देखो सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है। सवाल नंबर 5वां कह रहा है, जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता है। देखो माध्यम में प्रवेश करने का मतलब है यहां पर बात हो रही है अपवर्तन की। क्यों अपवर्तन की? क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो यहां पर यही चर्चा हो रही कि माध्यम में प्रवेश करता है। तो देखो हमने पढ़ाया था कि अपवर्तन में तरंगदैर्ध्य बदल जाता है, वेग बदल जाता है, अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा, मार्ग चेंज हो जाएगा, लेकिन चेंज नहीं होता है तो आवृत्ति का मान, आवृत्ति चेंज नहीं होती है। तो आपसे यही पूछा गया है क्वेश्चन में, कह रहा कौन सा मान परिवर्तित नहीं होता है, तो कौन सा विकल्प होगा? विकल्प नंबर ए, कह रहा तरंग की आवृत्ति, यही विकल्प सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 6वें की बात करें यदि, तो देखो सवाल नंबर 6वां 5वें के तरीके से ही दिया गया। कह रहा जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। तो अभिलक्षण का मतलब गुण से है, और कौन सा गुण अपरिवर्तित रहेगा? बोला ही गया कि सब चीजें परिवर्तित हो जाएंगी, किसको छोड़कर? आवृत्ति को छोड़कर। तो यहां पर क्या परिवर्तित नहीं होगा? आवृत्ति। तो यहां पर विकल्प नंबर सी में लिखा है आवृत्ति, और यही विकल्प आपका सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 7वें में। देखिए सवाल नंबर 7वां क्या लिखा हुआ है। 7वें सवाल में लिखा है, एक वर्णीय प्रकाश वायु से अपवर्तनांक दिया गया है n के माध्यम में अपवर्तित होता है। अपवर्तित होने का मतलब है कोई एक वर्णीय प्रकाश है वो वायु से किसी n अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रहा है। कहने का मतलब है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है। फिर कह रहा है बताइए
कि इनकी तरंग दैर्ध्यों का अनुपात क्या होगा। देखो अगर हम अनुपात की बात करते हैं तो आपको स्नेल का नियम पढ़ाया गया है। स्नेल का नियम बताया था साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है n2 अपॉन n1 बराबर v1 अपॉन v2 बराबर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। अब यहां पर जो मान दिया गया है उसकी हम तुलना करते हैं। दिया क्या गया है, अपवर्तनांक दिया गया है और आपको यहां पर पूछा गया है बताइए तरंग दैर्ध्यों का अनुपात क्या होगा। तो यहां से अगर हम लोग ज्ञात करना चाहें तो यहां से क्या प्राप्त होगा हमको, n2 अपॉन n1 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। अब इसने n2 अपॉन n1 को क्या बोल दिया है, n बोल दिया है। क्यों, क्योंकि इसने बोला है वायु से माध्यम n अपवर्तनांक वाले में जा रहा है, तो वायु का अपवर्तनांक 1 मानेंगे और इसका अपवर्तनांक कितना मानेंगे, n। तो n2 की जगह हम लोग n रखेंगे और n1 की जगह 1 रखेंगे। तो इसका मतलब है यहां अनुपात की यदि बात करें तो अनुपात कितना आएगा, n अनुपाते 1, और यह दिया गया है विकल्प नंबर सी में। तो विकल्प नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा कि जो तरंग दैर्ध्यों का अनुपात है वह किसके बराबर होगा, n अनुपाते 1 के बराबर। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 8वें पर। देखो सवाल नंबर 8वां क्या कह रहा है, यदि सवाल नंबर 8वें की बात करें तो लिखा है 600 nm, nm का मतलब नैनोमीटर, यह तरंग दैर्ध्य दी गई है 600 nm। फिर कह रहा 600 nm की तरंग दैर्ध्य प्रकाश निर्वात में से 1.5 अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम में प्रवेश करता है। तो कह रहा बताइए इस माध्यम की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। सवाल सिंपल सा है, कह रहा 600 nm कोई प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, इसको लैम्डा 1 मान लो। और अभी आपको बताया कि लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 बराबर होता है n2 अपॉन n1, या इसी को हम लिख सकते हैं n। यहां पे लैम्डा 1 दिया गया है, कह रहा निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो लैम्डा 1 दिया गया है, लैम्डा 2 पूछा गया है, तो आप लैम्डा 2 बराबर क्या लिख सकते हो, लैम्डा 2 बराबर लिख सकते हो लैम्डा 1 बटे n। अब देखो लैम्डा 1 का मान कितना है, 600 रख देते हैं, 600 बटे में n का मान कितना है 1.5, 1.5 रख लेते हैं। अब देखो दशमलव हटेगा तो यहां पर 0 बढ़ जाएगा तो 6000 हो गया। अब 15 से काटेंगे तो 15 चौको 60 आ जाएगा 400, और क्योंकि यहां पर मात्रक दिया था nm यानी कि नैनोमीटर, तो यहां पर जो तरंग दैर्ध्य का मात्रक आएगा वह नैनोमीटर हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो कि जो माध्यम है 1.5 अपवर्तनांक वाला, उसमें तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, 400 नैनोमीटर, और यह विकल्प नंबर ए पर दिया गया है, तो यहां पर विकल्प नंबर ए सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर अगले पर। देखो सवाल नंबर 9वां देखो क्या कह रहा है। सवाल नंबर 9वें में लिखा हुआ है प्रकाश की किरण निर्वात से n अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है और अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा है, तो आपतन कोण बताइए। देखो आपसे जब भी सवाल में कहे कि किसी n माध्यम वाले किसी माध्यम में प्रवेश कर रही निर्वात से, तो इसका मतलब है n2 अपॉन n1 का मान यहां पर n दिया गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे, कह रहा है यदि अपवर्तन कोण होता है यार, कह रहा अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है, यानी कि I का आधा है, तो I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा 2r। आपसे पूछा गया है बताइए आपतन कोण क्या होगा, I का मान क्या होगा। तो देखो स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम कहता है साइन I बटे साइन R बराबर होता है n2 अपॉन n1, और n2 अपॉन n1 की जगह डायरेक्ट यहां पर दिया गया है n। अब इसको यदि हम हल करें तो देखो या तो I को R के रूप में बदल लीजिए या तो R को I के रूप में बदल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, साइन I को R के रूप में चेंज कर देते हैं, तो I बराबर हो जाएगा 2r बटे में यहां पे लिखा है साइन R, तो साइन R लिख दिया, बराबर में यहां पर क्या लिखा है n। अब यहां पर ध्यान देंगे तो यह लिखा है साइन 2r और यह लिखा है साइन r। इसको अगर आप हल करना चाहते हो तो साइन 2 थीटा का सूत्र खोल देते हैं
और साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 साइन थीटा, यानी कि 2 साइन आर आ जाएगा, इंटू में कॉस आर, बटे में साइन आर, बराबर में एन। देखो साइन आर से साइन आर कट जाएगा, ये जो 2 गुणा में दिया गया है जाकर दूसरी तरफ बटे में पहुंच जाएगा, तो वहां क्या जाएगा, देखो कॉस आर बराबर एन बाई 2, या इसी को आप लिख सकते हो आर बराबर कॉस इनवर्स एन बाई 2। आपसे आर नहीं पूछा गया, अपवर्तन कोण नहीं पूछा गया, पूछा गया है आपतन कोण, तो आई बराबर था 2r, तो इसका मतलब है आर की जगह मान रख देते हैं, कितना है, कॉस इनवर्स एन बाई 2। तो यहां पर आपतन कोण आ गया आई 2 कॉस इनवर्स एन बाई 2। तो विकल्प नंबर यहां पर दिया गया है बी, 2 कॉस इनवर्स एन बाई 2, यह विकल्प क्या होगा, सही होगा। तो यहां पर यह सवाल आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं सवाल नंबर अगले पर, सवाल नंबर 10वां देखो क्या कह रहा है। देखो सवाल नंबर 10वें की यदि बात करें तो 10वां सवाल कह रहा है कि यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड है। वायु में प्रकाश की चाल है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल आपको पता है 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। कह रहा किसी एन अपवर्तनांक, कितना 1.5 दिया है, 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो देखो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के लिए सूत्र होता है v बराबर c बटे n। क्या होता है, v बराबर c बटे n। c का मान रख सकते हैं 3 गुणे 10 की घाते 8, n का मान दिया है 1.5, दशमलव हटेगा 0 बढ़ेगा, और 15 से फिर 30 कटेगा 2 बार, इसका मतलब यहां आ गया 2 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल क्या आ गई, 2 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड, और यह विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है। इसका मतलब है 10वें का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर अगले पर। देखिए सवाल नंबर 11वां क्या कह रहा है। यदि सवाल नंबर 11वें की बात करें तो देखो ऐसा सवाल जब आपसे पूछा जाता है, लिखा होता है कांच का अपवर्तनांक दिया गया है, जल का अपवर्तनांक दिया गया है किसी वायु के संबंध में या कांच के संबंध में, और आपसे पूछ देता है कांच के सापेक्ष बताओ या जल के सापेक्ष। जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है देखो, तो जिसके सापेक्ष मान ज्ञात करना होता है उसको हम बटे में लेते हैं, अपॉन में लेंगे, और जिसका मान हमें ज्ञात करना है, जिसके सापेक्ष ज्ञात करना उसको बटे में लिया, जिसका मान ज्ञात करना उसे हम कहां लेते हैं, अंश में लेते हैं। जैसे सवाल में कह रहा है कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष दिए गए हैं, कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, इसका मतलब है कांच का अपवर्तनांक यदि हम Ng माने तो यहां वायु के सापेक्ष है तो Ng अपॉन Na लिख सकते हैं, या इसी को Ang बोल सकते हैं। यह कितना दिया गया है, देखो लिखा हुआ है यह मान है 3/2। फिर कह रहा है जल का अपवर्तनांक है 4/3। जल का अपवर्तनांक यदि बात करें तो जल का अपवर्तनांक क्या होगा, NW अपॉन Na। कहने का मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसी को हम लिख सकते हैं ANW, और यह कितना दिया गया है 4/3। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में होगा। संदर्भ का मतलब है सापेक्ष ज्ञात करना है। किसका अपवर्तनांक, कांच का, किसके संदर्भ में, जल के संदर्भ में। इसका मतलब है यह ऊपर होगा, जिसको सापेक्ष में लेना है वह कहां आएगा, बटे में आएगा। तो यहां पर NW नीचे आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं Ng अपॉन Na बटे में NW अपॉन में Na लिखते हैं। जब Ng अपॉन Na के बटे NW अपॉन Na लिखेंगे तो यहां Ng अपॉन Na का मान दिया है 3/2, NW अपॉन Na का मान दिया है 4/3। यह Na से Na कट जाएगा, आ क्या जाएगा Ng अपॉन NW बराबर, यहां 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो 3 का गुणा 3 से होगा 9 आ जाएगा, और 2 का गुणा 4 से होगा 8 आ गया। अगर आप यहां ध्यान दो तो क्या लिखा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या जल के संदर्भ में कांच का अपवर्तनांक कितना है 9/8, और यह विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है 9/8। तो यहां पर विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 12वें में। देखो 12वां सवाल भी आपका सेम इसी प्रकार का सवाल है।
सवाल नंबर 12वां देखो क्या कह रहा है, कह रहा वायु के सापेक्ष जल और कांच का अपवर्तनांक है। फिर सेम सवाल है, देखो वायु के सापेक्ष जल का मतलब NW/Na लिख सकते हो वायु के सापेक्ष, और कांच का मतलब Ng/Na लिख सकते हो। क्या दिया गया देखो 4/3 तथा 5/3। इस बार अपवर्तनांक क्या लिखे हैं 4/3 तथा 5/3। तो कह रहा बताओ कांच का जल के सापेक्ष। अब कांच का अपवर्तनांक निकालना है और किसके सापेक्ष ज्ञात करना, जल के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष ज्ञात करना उसको बटे में लाएंगे, तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा Ng/Na बटे में लाएंगे Nw/Na के। जब Ng/Na की बात करें तो मान दिया है 5/3, रख लेते हैं 5/3 बटे में यहां पर लिखा हुआ है 4/3, तो यह 4/3 रख देते हैं। 3 से 3 कट गया, आ क्या गया देखो 5/4, और यहां पर 5/4 दिया गया है विकल्प नंबर सी में, तो विकल्प नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा 12वें का। अब आते हैं सवाल नंबर 13वें में। देखो 13वें सवाल में यदि बात करें तो 13वां सवाल कह रहा कांच से वायु में जाने पर प्रकाश के किस रंग के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। देखो आपको यह समझना है क्रांतिक कोण क्या होता है, यहां पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है, और इसके लिए यदि बात करें तो 1/sin c या IC लिख सकते हो। 1/sin c बराबर होता है N2/N1, या इसी को आप बोल सकते हो N। कहने का मतलब हमारा यह है कि जो sin c है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है अपवर्तनांक के। जिसका अपवर्तनांक अधिक उसके लिए क्रांतिक कोण कम, और जिसका अपवर्तनांक कम उसके लिए क्रांतिक कोण अधिक होगा। अब बात करते हैं, यहां पर तो रंग कहा गया है, अपवर्तनांक तो दिया नहीं गया, तो अब रंगों के लिए अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करें। तो देखो अभी आपको बताया था कि यहां पे लैम्डा का जो मान है वह क्या होता है, बटे में होता है n के, यानी कि लैम्डा का जो मान है वह हम लोग निर्वात के सापेक्ष कैसे ज्ञात करते हैं, तो λ1/λ2 बराबर n था, तो λ2 बराबर λ/n, या हम कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है अपवर्तनांक। जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा उसके लिए अपवर्तनांक कम, और जिसकी तरंग दैर्ध्य कम उसके लिए अपवर्तनांक ज्यादा होगा। अब बात करें हम लोग तरंग दैर्ध्य की, तो देखो यहां पर प्रकाश में बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है 3900 एंगस्ट्रॉन। इसलिए बैगनी रंग के लिए जब तरंग दैर्ध्य कम है तो अपवर्तनांक कैसा होगा, अधिक होगा। तो यहां पर अपवर्तनांक n का मान अधिक होता है। लेकिन अगर बात करते हैं लाल रंग के लिए, तो देखो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है 7800 एंगस्ट्रॉन, और जब लाल रंग की तरंग दैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रॉन है तो हमने बोला जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा उसका अपवर्तनांक कम होगा, तो n का मान यहां पर क्या होता है, कम होता है। तो बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अब आपसे तो पूछा गया क्रांतिक कोण बताइए, तो क्रांतिक कोण अभी बताया कि व्युत्क्रमानुपाती है अपवर्तनांक की, और आपसे कह रहा है कि क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। न्यूनतम का मतलब इसे हमें कम करना है, और क्रांतिक कोण कम करना है तो अपवर्तनांक क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, अधिक लेना पड़ेगा। अब अपवर्तनांक किसका अधिक होता है, तो बैगनी रंग का। इसका मतलब है यहां पर क्रांतिक कोण किसके लिए सबसे कम होगा, तो बैगनी रंग के लिए। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा बैगनी रंग, विकल्प नंबर डी में लिखा हुआ है बैगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण का न्यूनतम मान होगा। ठीक है, तो यह सवाल आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 14वें पर। तो सवाल नंबर देखो 14वां क्या लिखा हुआ है। 14वें सवाल में देखो लिखा हुआ है यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण है तो कह रहा अपवर्तन कोण क्या होगा। देखो सिंपल सा सवाल है, कह रहा यदि I का मान C के बराबर है, या आप बोल दो IC के बराबर है। IC का मतलब है क्रांतिक कोण है, और आपको पढ़ाया गया है कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो तो जो अपवर्तन कोण का मान है वह 90 अंश होता है। यानी कि हमारा यहां पर विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी में दिया गया है 90
अंश। अब आते हैं सवाल नंबर 15वें पर। देखिए क्या लिखा हुआ है। सवाल नंबर 15वां लिखा हुआ है कि यदि किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण को निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है। किस रूप से? IC बराबर दिया है tan इनवर्स 5/7। तो कह रहा बताइए इसके लिए अपवर्तनांक का मान विरल माध्यम के सापेक्ष क्या होगा। अब अपवर्तनांक का मतलब है हमसे n का मान पूछा गया। अब n का मान कैसे ज्ञात करेंगे? हमको तो साइन में पता होता है, ये tan में दिया है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं? साइन में बदलते हैं। तो tan इनवर्स को इस तरफ लाएंगे तो यह हो जाएगा tan IC बराबर 5/7। अब या तो tan को साइन में बदल लो सर्वसमका से, या क्या करो आप यहां पर त्रिकोणमिति का यूज करिए। इस कोण को IC मान लीजिए और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब हो जाएगा 5, आधार हो जाएगा 7। तो यहां से हम कर्ण पहले ज्ञात करेंगे। तो देखो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर आधार का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 धन 5 का स्क्वायर 25, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 49 जुड़कर हो जाएगा 74। तो यहां पर जो कर्ण आया वह हो गया अंडर में 74। अब आपको तो ज्ञात करना है साइन का मान। तो देखो साइन IC बराबर क्या होगा? यदि साइन IC की बात करें तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है यहां पर कितना? 5, तो लिख देंगे 5 बटे में कर्ण कितना निकल के आया है? अंडर रूट 74, तो अंडर रूट 74 लिख देते हैं। अब यह साइन IC का मान निकला, हमको निकालना है मान अपवर्तनांक का। तो देखो अपवर्तनांक n बराबर पढ़ा हुआ है 1 में साइन IC, यानी कि यहां पर जो मान प्राप्त हुआ है इसको क्या कर दीजिए? 1 में कर दीजिए। कहने का मतलब है पलट दीजिए, और जब इसको पलटोगे तो 5 बटे अंडर रूट 74 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 74/5। और यही क्या होगा? विकल्प नंबर यहां पर दिया गया है C में, विकल्प नंबर C यहां पर सही हो जाएगा। अंडर रूट 74/5 अपवर्तनांक n का मान प्राप्त होगा। और यह आपका जो तरीका है ये सबसे इजीएस्ट तरीका है। आप यदि क्या करोगे? सर्वसमका का उपयोग करोगे तो यह सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। विकल्प के हिसाब से लगाना है हमें सवाल, तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज नियम का उपयोग करेंगे। अब आते हैं देखो सवाल नंबर 16वें पर। देखो क्या लिखा हुआ है। तो अब आते हैं अगले सवाल में। देखो 16वां सवाल देखो क्या लिखा है। 16वां सवाल कह रहा है यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चालें V1 और V2 है, तो कह रहा बताइए कि सघन माध्यम में क्रांतिक कोण C हो तो निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा। तो देखो आपको अभी अभी बताया कि यदि क्रांतिक कोण C है तो आपको बताया कि 1/sin C बराबर होता है n2/n1, या n लिख सकते हो, और यह बराबर होता है V1/V2 के, और बराबर होता है λ1/λ2 के। अब हमको क्या किया गया? वेग दिया गया है। तो वेग दिया गया है तो अपवर्तनांक का कोई काम नहीं है, इनको हम हटा देते हैं। तो इसका मतलब क्या आया कि 1/sin C बराबर होगा V1/V2 के। तो यदि हम लोग इसका क्रॉस गुणा करने जाएं तो V2 बराबर आ जाएगा V1 × sin C। यहां पर यदि हम लोग विकल्प में ध्यान दें तो यहां विकल्प में सभी V1 बराबर दिए गए, तो हम V1 बराबर इसमें निकाल लेते हैं। तो V1 बराबर क्या होगा? देखो V2 बटे में sin C। अब बटे वाले को यदि ऊपर ले जाएंगे तो 1/sin थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो ऊपर जाकर हो जाएगा कॉसेक, तो यानी कि यहां आ जाएगा V2 कॉसेक C। और यहां पर यदि आप ध्यान दोगे तो विकल्प नंबर डी में लिखा हुआ है V1 बराबर V2 कॉसेक C, तो यहां पर 16वें का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अब आते हैं देखो सवाल नंबर 17वें पर। 17वां सवाल देखो क्या लिखा है, सरल सा सवाल है। लिखा है कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 अंश है। क्रांतिक कोण का मतलब है IC का मान 30 अंश दिया गया है। कह रहा तो माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। देखो माध्यम में प्रकाश की चाल V बराबर होता है C/N,
लेकिन n का मान कहां से ज्ञात करेंगे, तो यह दिया गया है आपको अभी पढ़ाया कि साइन आई सी बराबर होता है 1/n के, या आप लिख सकते हो इसी को उल्टा करके कि n बराबर हो जाएगा 1/sin सी के। अब साइन आई सी या सी का मान दिया है 30, तो यहां पर 30 रख देते हैं। देखो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं 1/2, तो 1/1/2 यानी कि यह आ गया 2। तो n का मान आ गया 2, यहां पर n के मान को रख देते हैं। तो देखो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल v बराबर होता है c/n। c है निर्वात में चाल 3 × 10⁸ n का मान आया है 2, 2 रख दिया। 2 से भाग देते हैं इस पर, तो यहां पर भाग जाएगा 2 से 3 में भाग देंगे तो 1.5 आएगा, गुणे में 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल आ गई कितनी, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां पर विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और यही विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। तो देखो सवाल नंबर अगले पर आते हैं। सवाल नंबर 18वां देखो क्या लिखा हुआ है। 18वें यदि सवाल बात करें 18वें सवाल की, तो लिखा देखो काफी बड़ा सवाल लिखा हुआ, लेकिन सवाल है बहुत छोटा सा। लिखा क्या है, एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। क्या इसका विरल माध्यम में वेग v1 यदि मान ले, सघन माध्यम से वेग क्या है 2 गुना है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण चाहिए। क्या कह रहा कि एक प्रकाश की किरण है, वह सघन माध्यम से, सघन से विरल में जा रही है, और जब सघन से विरल में जा रही है तो कह रहा है इसके लिए यदि हम विरल में हम चाल मान ले v1 और सघन में चाल मान ले v2, तो कह रहा विरल वाली जो चाल है वो सघन वाली चाल से 2 गुनी है। तो इसका मतलब है हम लोग क्या लिख सकते हैं कि v1 का मान है 2v2 के बराबर, 2 गुना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, v1/v2 बराबर आ जाएगा 2। अभी आपको बताया कि 1/sin c बराबर होता है n2/n1, या लिख सकते हो v1/v2, या लिख सकते हो λ1/λ2। यहां हमें संबंध v में दिया गया है, तो लिख देंगे v1/v2। अब देखो v1/v2 का मान हमको निकल के आया कितना, 2, 2 रख देते हैं। 1/sin c का मान है 2, तो sin c बराबर हो जाएगा 1/2। अब देखो साइन में 1/2 मान होता काहे का है, तो 30 अंश का। इसका मतलब है जो क्रांतिक कोण होगा वह 30 अंश होगा। लेकिन आपसे क्रांतिक कोण नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया कि बताइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कोण जो आपतन कोण है वह कितना लेंगे। तो देखो हमने आपको बताया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो यहां पर जो कोण आया है क्रांतिक कोण वह 30 अंश आया है, और आपको क्या बताया गया, आपतन कोण पूछा गया किसके लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। तो इसका मतलब क्रांतिक कोण से अधिक, तो 30 अंश से अधिक होना चाहिए मान। और यहां पर विकल्प नंबर यदि बी में देखोगे तो लिखा हुआ है 30 अंश से बड़ा, तो यही विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 19वें में। तो देखो सवाल नंबर 19वां क्या लिखा हुआ है। सवाल नंबर 19वें की बात करते हैं यदि, तो देखो लिखा है प्रकाशिक तंतु में निम्न में से किस गुण का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रकाशिक तंतु की बात करें तो देखो प्रकाशिक तंतु में बताया गया था कि प्रकाशिक तंतु क्या होता है, एक क्वार्टज या कोई एक क्रिस्टल होता है जिसका अपवर्तनांक लगभग 1.6 के लमसम होता है। इसके ऊपर हम लेप लगाते हैं इससे कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का, यानी कि आप बोल सकते हो 1.6 अपवर्तनांक से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, जो बाहर लेपित किया गया। अब अंदर वाले भाग पर जब प्रकाश गिराते हैं तो उसका होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहां पर यदि हम बात करें कि ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ये जो हमारी युक्ति है इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रकाशिक तंतु। तो प्रकाशिक तंतु किस घटना पर आधारित है,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, तो यहां पर देखो विकल्प नंबर ए में लिखा है व्यतिकरण, सही नहीं होगा। विकल्प नंबर बी में लिखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो यहां पर विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको कहा गया है कि प्रकाशिक तंतु किस पर कार्य करता है, तो किस पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। सवाल नंबर यदि 20वें को ध्यान में दोगे तो देखो 20वां सवाल देखो क्या लिखा है कि एक प्रकाशिक तंतु में तंतु के ऊपर लेप की गई तह का अपवर्तनांक होता है। अभी आपको बताया कि प्रकाशिक तंतु में जो अंदर का अपवर्तनांक है वो बाहर वाले के अपवर्तनांक से अधिक होता है, तो लेप का अपवर्तनांक कैसा होता है, अंदर वाले की अपेक्षा कम होता है। तो यहां देखो विकल्प नंबर ए में लिखा है तंतु के पदार्थ से अधिक, गलत है क्योंकि ऊपर वाले की बात हो रही है, तो लेप का जो अपवर्तनांक होता है वो कम होता है। फिर लिखा है तंतु के पदार्थ से कम, बिल्कुल सही। यहां पर लेप का जो अपवर्तनांक है वह क्या होगा, इस तंतु का मतलब है बीच में जो क्रोड दी गई है इस क्रोड से कैसा होता है, कम होता है। तो यहां पर विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 21वें में। देखो सवाल नंबर 21वें में प्रिज्म का चित्र बना हुआ है, और इस चित्र में क्या है, देखो एक त्रिभुजाकार प्रिज्म बनाया है, समकोण प्रिज्म है। अब इस समकोण प्रिज्म की बात करें तो इसमें कहा गया है कि प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है, और अभिलंबवत आपतित होने के बाद यह प्रकाश की किरण जब लौटती है तो पृष्ठ पर भी अभिलंबवत है, यह अभिलंब खींचा गया। यहां पर प्रिज्म कोण दिया गया है 45 अंश। अब सवाल में यहां ध्यान दोगे तो लिखा है चित्र में प्रदर्शित प्रिज्म में अभिलंबवत प्रकाश की किरण आपतित होती है, बिल्कुल सही। तो कह रहा बताइए कांच व वायु पृष्ठ का क्रांतिक कोण होगा। अब क्रांतिक कोण बताना है। यहां पर यदि आप ध्यान दोगे तो ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, बाहर नहीं जा रही, अंदर वापस लौट रही, और अंदर वापस लौट रही, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आ रही। तो यदि हम यहां पे ये कोण ज्ञात कर लें तो इससे कम जो कोण होगा वह क्या होगा, क्रांतिक कोण होगा, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में लिखवाया गया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, क्रांतिक कोण से अधिक कोण होता है। तो देखो ये है 45 अंश कोण, और क्योंकि ये अभिलंब है तो अभिलंब होने के कारण यहां पर ये जो कोण होगा वह कितना होगा, 90 अंश। और इसने बोला है कि ये जो किरण है वह अभिलंबवत आपतित होती है, तो यहां पर भी यह कोण कितना होगा, 90 अंश। तो यहां पर आपको पता होता है कि किसी त्रिभुज के 3 कोणों का योगफल 180 होता है। ये दोनों कोण हैं, यहां पर 90 और 45 से 135 हो गए, टोटल होना चाहिए 180, तो यह कोण आपका कितना बचा रह जाएगा, 45 अंश, है ना। तीनों कोणों का योगफल कितना हो गया, 45, 45 90 और 90 180। अभी तो हमको क्या हुआ है, अभी हमको यहां पर यह कोण प्राप्त हुआ, केवल इतना कोण। हमको आपतन कोण की बात करनी है, तो आपतन कोण होता है यहां पर ये अभिलंब के साथ बना हुआ कोण। देखो यहां आ गया यह 45 अंश, और अभी बोला ही कि ये अभिलंब है और अभिलंब बनाता है 90 अंश का कोण। 45 हट जाएगा तो कितना बचेगा, यहां पर यह कोण भी आ जाएगा 45 अंश। तो आपतन कोण का मान कितना है, यहां पर 45 अंश है, और 45 अंश पर क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कितने कोण पर, 45 अंश पर। अब 45 अंश पर यदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है तो इससे कम कोण पर ही क्रांतिक कोण प्राप्त होगा। तो यहां पर पहला लिखा है 45 अंश, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें तो क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर लिखा है बी नंबर में 45 से कम, तो अभी बताया 45 से यदि अधिक करोगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा, कम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, क्रांतिक कोण। और आपसे यही पूछा गया, बताइए क्रांतिक कोण कब प्राप्त होगा, तो आप क्या लिखोगे, विकल्प नंबर बी, यानी कि 45 अंश से कम। अब आते हैं सवाल नंबर 22वें में, अंतिम सवाल है ये। अगर 22वें सवाल की बात करें तो देखो 22वां सवाल क्या लिखा हुआ है, यह सवाल आप पहले भी पढ़ चुके हो कि किसी सघन माध्यम के लिए निम्नलिखित संबंध दिया गया है, थीटा सी बराबर tan इनवर्स 3/4। थीटा सी का मतलब है क्रांतिक कोण दिया है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा सी बराबर 3/4। तो कह रहा बताइए अपवर्तनांक क्या होगा। अब अपवर्तनांक पूछा गया है तो देखो साइन थीटा बराबर होता है, आपको पढ़ा है 1/n, या साइन सी बराबर 1/n।
साइन ज्ञात करते हैं। साइन ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज नियम लगाते हैं। देखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब दिया है 3, आधार है 4। कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण क्या होगा, कर्ण हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। तो लंब है 3, 3 का स्क्वायर 9, आधार है 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 9 25, 25 का अंडर रूट आ जाएगा 5। यहां पर कर्ण प्राप्त हो गया 5। अब बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा सी बराबर, देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और यदि लंब बटे कर्ण लगाना चाहते हैं तो लंब है 3 तो 3 लिख लेते हैं, और बटे कर्ण की बात करें तो कर्ण है 5 तो यहां पर 5 लिख लेते हैं। अब देखो साइन थीटा सी ज्ञात हो गया, हमको ज्ञात करना है अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक n बराबर होता है 1 साइन आई सी लिख दीजिए, साइन थीटा सी लिख दीजिए या साइन सी लिख दीजिए, बात एक ही है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3/5, यह 5 ऊपर पहुंच जाएगा तो n बराबर आ जाएगा 5/3। और यहां पर यदि आप ध्यान दोगे तो विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है 5/3 और विकल्प नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। तो आज हम लोग इतने सवाल पढ़ते हैं, इन सवालों को आप लोग लगाइए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।